मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट लेके आया हूँ आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सेशन, जो कि होगा आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, है ना। मतलब अभी तक आप पढ़ चुके हो एटॉमिक मॉडल्स, अब हम लास्ट फेज में हैं। एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने के बाद हमने डुअल नेचर पे भी बात कर ली, और आज जो चर्चा होगी वो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है ना वेव की तरह। अब वेव का कोई एक फिक्स थोड़ी है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी वो अलग अलग प्लेन्स में क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। तो उसी तरीके से श्रोडिंगर ने और हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो कि था किस पे, वेव मैकेनिक्स पे था, है ना। तो अगर मैं बात करूं इस मॉडल की, तो ये मॉडल किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका वेव मैकेनिक्स पे, ठीक। तो अगर मैं इसको कहूं ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिक्स। देखो दो तरीके की मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, एक तो क्लासिकल, है ना, जिसमें आप ये लॉज ऑफ मोशन और ये सब पढ़ते हो, और दूसरा फिर आप वेव वाली यूनिट में आते हो फिजिक्स में, तो वो क्या है, वेव मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये जो मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये भी कहाँ पे बेस्ड है, वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है, ठीक है सर। आगे बात समझ में, क्या था इसमें सर, देखो इसमें जो थे आपके श्रोडिंगर, है ना, एक साइंटिस्ट हैं श्रोडिंगर स्केट करके, भी आपने सुना होगा, उनकी स्टोरी है, ठीक। श्रोडिंगर थे और हाइजेनबर्ग थे, मेनली तो श्रोडिंगर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रॉन का मोशन, है ना, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन मोशन ऑन 3 एक्सिस, 3 एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन का मोशन डिस्क्राइब किया, और इन्होंने एक इक्वेशन ऑब्टेंड की, जो इक्वेशन किस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार, देखो आप लोग, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अभी बताता हूँ किसका क्या मतलब है ना, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। सर ये कहाँ से आई, क्या आई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें तो अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। चलो क्या है सर ये, यहाँ से क्या पता लगता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कलर डार्क हो रहा है ना थोड़ा सा, देखो लाइट कर लेते हैं। अगर हम बात करें ये साई क्या है सर, ये वेव फंक्शन है बच्चों। जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हो ना, एफ एक्स, इस तरीके से, जैसे ये क्या है, एक फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी एक वेव फंक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एम की, तो एम क्या है यहाँ पे, एम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो। ई है उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, ई से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। और साइंस से तो आपको बता ही दिया था मैंने, है ना, साइंस से तो बता दिया था। फिर किसकी बारी है, फिर है वी की। वी से आप डिनोट करते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक। एन क्या है, एन शेल नंबर है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और एच क्या है, एच तो यार प्लैंक्स कांस्टेंट होता था ना, क्या वैल्यू होती थी, 6.626 इंटू 10 की पावर, है ना, कितनी, 10 की पावर -34 इंटू, है ना, जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्या डिनोट कर रही है, ये देख लिया आपने, क्लियरली विजिबल है ना, ठीक है। तो ये एक वेव इक्वेशन है, इसी को हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को आप जानते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से, ठीक है। तो साउंड आ ही रही होगी, है ना, बीच बीच में चले जाती है यार, देखना पड़ता है। तो ये जो मैंने लिखी है, ये क्या लिखी है, ये लिखी है हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहचानने के लिए आएगा बस कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है, तो ये है, ठीक।
अब जैसे भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आते हैं ना, जिन्हें आप रूट्स बोलते हो। हाँ सर, जैसे अगर x के टर्म्स में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, जिसको अगर मैं वहां पुट करता हूँ इक्वेशन में तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे साई यानी कि वेव फंक्शन की कुछ वैल्यूज होंगी, जिनको अगर आप यहाँ पुट कर रहे होगे तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। यानी कि आप कह सकते हो सर कि ये इसके क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो यहाँ से 3 वैल्यूज ऑब्टेन्ड होती है साई की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर लेना, आइडेंटिफाई करने को आ सकती है। चलो नोट कर लो इस इक्वेशन को, देन हम आगे बात करते हैं। और इसको और बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है, अगर मैं इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ ना आपके साथ, तो दूसरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दी गई है, देखो एच साइन इक्वल टू ई साइन, इस तरीके से, है ना। जहाँ पे एच क्या होता है, जहाँ पे एच होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना। एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है बच्चों। क्वांटम मैकेनिक्स एक डिटेल्ड ब्रांच है, जिसको आप फिजिक्स में अगर आप हायर स्टडीज में ऑप्ट करते हो तो वहाँ भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो फिर आपको ऑपरेटर, कम्यूटेटर ये सब देखने को मिलेंगे। बट अपने लेवल पे मेनली इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे काम का है, तो मैं वहीं ले चलता हूँ सीधे आपको, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिले थे, है ना। ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें क्या देखने को मिला, है ना। वी गेट 3 सॉल्यूशंस, हमें 3 सॉल्यूशन मिले, जो क्या बता रहे थे, विच गिव्स शेल, शेल के बारे में बताते थे, सब शेल के बारे में बताते थे, है ना। और किसके बारे में बताते थे, एंड ये क्या हो गया आपका, शेल हो गया, सब शेल हो गया, एंड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसके बारे में बताते थे, किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। शेल ऑर्बिट एक चीज है, ऑर्बिटल क्या है, अलग चीज, ठीक है। तो शेल के बारे में बताते थे, सब शेल के बारे में बताते थे, और किसके बारे में बताते थे, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्वांटम नंबर्स निकल के आए हैं ना, 4 क्वांटम नंबर हमारे पास ऑब्टेन्ड हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है सर। अब जो इनके रूट्स आए थे ना, तो उनको कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेप्टेबल कंडीशन किसके लिए, एक्सेप्टेबल कंडीशन फॉर साई, मतलब कैसा होना चाहिए, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वेव फंक्शन बच्चों कैसा होना चाहिए, वेव फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस, मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना तो बीच में कहीं पे किंक ना आए, मतलब ब्रेक ना आए, इस तरीके से। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ग्राफ में कहीं पे भी किंक ना आए, ब्रेक ना आए। तो पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है सर। और बताओ और कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, है ना, एक कोई वैल्यू होनी चाहिए एक पॉइंट पे, ये नहीं कि मल्टीपल वैल्यूज हो रखी हैं, ठीक है। अगर एक वेव फंक्शन मतलब है तो उसकी एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी एक बार में, दूसरी बार में दूसरी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, सिंगल वैल्यूड। साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, ये नहीं कि इनफाइनाइट है उसका रूट, ठीक। तो ये 3 कंडीशन है। और क्या है सर, और देखो जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, कहाँ से, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द प्रोबेबिलिटी, अभी बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी 1, किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल। क्या होगी सर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर से हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। और अगर मैं छोटे छोटे रीजन्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी लिखूं तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। तभी जो आपका क्या है,
तभी जो आपका वेव इक्वेशन का मतलब वेव फंक्शन है ना, वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो आप देख लो क्या क्या एक्सेप्टेबल कंडीशंस हैं जिससे कि आपका सॉल्यूशन मान्य होगा, यानी कि एक्सेप्टेबल होगा। सर ये आपने प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे साइन स्क्वायर कैसे लिख लिया? देखो साइन अगर बात करूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको फिजिकली, तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। जैसे ये वेव बनी हुई है, देखो आप, ये वेव बनी है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें सर साइन क्या है? साइन बच्चों है वेव फंक्शन। ठीक है, साइन क्या है यहाँ पे, ये है, इसी चीज को साई बोला गया है, एम्पलीट्यूड बोला गया है। अब होता क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि वेव फंक्शन देखो नेगेटिव भी है। वेव फंक्शन जो है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में भी तो जा रहा है, तो क्या कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपने नेगेटिव देखी है? नहीं सर, हमने तो नहीं देखी है। तो उसी वजह से मुझे प्रोबेबिलिटी को कैसे करना पड़ा, साइन स्क्वायर, है ना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो साई हमें बताता है क्या, एक वेव फंक्शन है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे रहेगा। साइन स्क्वायर क्या बताता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा। ठीक, वहीं से ऑर्बिटल की डेफिनेशन आई है। ठीक है, चलो तो हम आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, इसको इतनी बात आप नोट करो। देखो तो अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, क्या है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल होता है बच्चों एक, यहाँ अंतर समझ लो आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ऑर्बिट सिंपली वो जगह है न्यूक्लियस के अराउंड, वो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बट ऑर्बिटल जो है एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑर्बिटल क्या होती है सर, 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर probability of finding an electron is maximum। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ऑर्बिटल में मैक्सिमम होगी। या सर आप ये भी तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है, ऑर्बिटल में स्पेंड करता है, तभी तो वही मिल रहा है। ठीक है, वही बात है ना सर, छुट्टी वाले दिन हमारे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, हमारे दोस्त के यहाँ, क्योंकि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, तुम करते हो, मैं तो मस्त आराम करता हूँ। देखो ये भी कह सकते हैं सर, इट इज़ द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स इट्स मेजॉरिटी टाइम, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मेजॉरिटी टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है, ऑर्बिटल में स्पेंड करता है। और है ना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का अंतर भी अब आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं आपके, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। कुछ कुछ पिछले पॉइंट्स ही हैं, बस मैं उनको एक जगह समराइज कर रहा हूँ, तो एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो देख लो, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक, मतलब आजकल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको चलना है। ऑर्बिटल को नोट करने के बाद हम इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। ठीक, आ जाओ फिर, आप नोट कर लिया होगा इसको, हाँ से इसको नोट कर लिया है। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या क्या फीचर हैं सर इसके? देखो आप, कुछ कुछ तो वही है यार कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या रहती है, क्वांटाइज रहती है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, जैसा कि बोहर मॉडल में आपने देखा ही था। क्या आ रही थी एनर्जी, 13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन एच, है ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और क्या बताया था, ये भी बोला कि इट इज इम्पॉसिबल। क्या है सर इम्पॉसिबल? भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या था वो, कि इलेक्ट्रॉन की या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम
या वेलोसिटी कह लो ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, है ना, विद 100% एक्यूरेसी। अगर निकाल भी लोगे तो क्या आएगा, फिर एरर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपने निकाल दी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। ये तो पुरानी बातें, कोई नई बात बताओ आप। देखो नई बात ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं ना, ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशंस टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड हुए थे जिनको क्या कहा गया, कॉल्ड आइगन वैल्यूज। उनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। बच्चों जो सॉल्यूशन आए ना वेव फंक्शन यानी कि साई की जो बहुत सारी वैल्यूज आई थी, है ना, उन सबको हमने क्या बोला, आइगन वैल्यूज। बट उनमें से कुछ ही हमारे काम की थी, कुछ ही क्या थी, सिग्निफिकेंट थी। ठीक है, एंड only few were significant from them। उनमें से कुछ की क्या थी, सिग्निफिकेंट थी, तो उनको हमने क्या बोला, कॉल्ड आइगन फंक्शन। उनको आपने क्या बोला, आइगन फंक्शन बोला। तो सारी वैल्यूज जो आई वो क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। और उनमें से जो कुछ वैल्यूज आपके लिए काम की थी उनको आपने क्या कहा, आइगन फंक्शन कहा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड, ठीक, जिसमें से दो तो आप पहले से ही जानते थे। एक मैंने आपको आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया है। चलो इतनी बातें आप नोट करो, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ साई की। ठीक है, देखो आप, अगर मैं बात करूं इसकी कि ये भाई जो आया था ना साईं, ये क्या था, तो एक्चुअल में ये स्टोर हाउस है, इट्स द स्टोर हाउस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए सर किसके बारे में, है ना, स्टोर हाउस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भाई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी आपको पता करना है किससे पूछोगे, साइंस से बोलोगे, बिकॉज इसी की वैल्यू तो हमें क्या दे रही थी, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में बता रही थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो वो भी बता दो, है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, तो अगर आप साई की बात करते हो, है ना, तो साई क्या है फिजिकली, देखो यहाँ पे आप, साई जो है ना इज मैथ, अगर आप मैथमेटिकली कह लो, है ना, तो साई क्या है, साई इज एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड है वेव का। और मैथमेटिकली क्या है, वो एक फंक्शन है। ठीक है, साई स्क्वायर क्या डिनोट करता है, साई स्क्वायर डिनोट्स probability of finding electron। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। ठीक, फिर इसके बाद ये अब हम बात करेंगे, है ना, जो इसके सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड हुए। ठीक, तो जो सॉल्यूशंस हैं वहां से हमें तीन चीज़ों के बारे में पता लगता है। जो सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड हुए, solutions of wave equation gives quantum numbers। वहीं से क्या है वो यार, जो सॉल्यूशन थे ना उन्हीं को आप क्या बोलते हो, क्वांटम नंबर्स बोलते हो। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू हो रहा है कि हर बार अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, है ना, जेई मेंस की बात करूं, जेई एडवांस की बात करूं या नीट की बात करूं, तो क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, और बहुत ही इजी टॉपिक है, यहीं का यहीं समझ आ जाएगा, यहीं क्वेश्चन करके यहीं इसको खत्म कर देंगे। तो अगला हम किसकी बात करने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स की। अभी तक जो था थोड़ी सी एडवांस बात थी, है ना, आप एक बार एनसीईआरटी में रीड करो और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द वेव फंक्शन टू बी
एक्सेप्टेबल, तो उसमें से 4 है ना। या फिर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वो मैंने लिखवा दिए। साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, साई है सर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। अब आप बात कर लो क्वांटम नंबर्स की, जो कि आपके अकॉर्डिंग क्या है इंपॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई, अभी तुम देखना भी, अभी तुम देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांटम नंबर टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो देख ही लेते हैं फिर क्या क्या है। पॉइंट जैसे मैंने बताया था ना, साई क्या है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही आपका ये क्या होगा, क्वांटम नंबर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि साई भी क्या था, वेव फंक्शन था ना। तो उसी तरीके से देखो तो क्या होते हैं सर ये क्वांटम नंबर्स। ठीक है, दीज आर द नंबर्स विच gives complete information regarding इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से, क्वांटम नंबर से। कैसे मिलेगी सर, अरे यार इसको ऐसे समझो, देखो कोई भी एक बंदा है ना, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ, आया था वो विदेश यूएसए से घूमने आया हुआ था, ठीक है, तो उसे किसी के यहाँ जाना था, तो उन्होंने कहा भाई साहब तो नहीं बोला, उन्हें अपनी भाषा में बोला होगा जैसे वो बोलता है, हे ब्रो ऐसे करके, है ना। तो उन्हें पूछा कि आई हैव टू गो देयर, मतलब जो भी उनके दोस्त का नाम था, तो क्या अगर वो दोस्त का नाम बताएंगे तो मैं उनको घर बता पाऊंगा, नहीं, है ना। मैं कहूँगा भाई कहाँ का एड्रेस है ये, इंडिया, है ना, इंडिया, तो वो कहाँ जाना चाह रहे थे, इंडिया में तो थे ही वो। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का एड्रेस बताना है ना, किसी फॉरेनर को बताना है या फॉरेन में कंट्री में बताना है, तो मुझे अगर उस फॉरेन का एड्रेस बताना है तो मुझे उसका क्या बताना पड़ेगा, कंट्री बतानी पड़ेगी, ऑब्वियस है ना। फिर कंट्री के बाद केवल इंडिया कह दिया तो वो पहुंच जाओगे तुम उसके दोस्त के घर तक, नहीं, फिर आप स्टेट पूछोगे तो फिर स्टेट आएगा, देन स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगी, और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप एरिया पूछोगे कि भाई कहाँ, एरिया भी बताओ, है ना, मकान नंबर एंड ऑल दैट। तो वही सब चीज़ें जो आपको पता लगती हैं वो क्वांटम नंबर से पता लगती हैं। और जो पिछली इक्वेशन थी ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें से या उसके सॉल्यूशन से जो 3 सॉल्यूशन आए थे, 3 क्वांटम नंबर तो वही है, एक अलग है ना, जो कि उस इक्वेशन से नहीं आता है। तो अगर मैं बात करूं ये कितने टाइप के हैं, इनके टाइप्स की बात करूं तो दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, आउट ऑफ विच 3 आर, उनमें से 3 क्या है, आउट ऑफ विच 3 आर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, उनमें से 3 क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिजल्ट है। कौन कौन से हैं सर वो क्वांटम नंबर्स, देखो आप, पहला आप पढ़ोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ आपको, फिर आगे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। इससे डिनोट करते हैं सर इसको स्मॉल एन से, क्या बताता है अभी मैं बताऊंगा ही आपको। देन है आपका एजीमिथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्या है, एजीमिथल क्वांटम नंबर है, स्मॉल एल से डिनोट करते हो। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ml से डिनोट होता है। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट में क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर आता है, और इसको आप डिनोट करते हो m और स्मॉल s से। बताओ चारों क्वांटम नंबर समझ आए, हाँ सर अब डिटेल में बताओ इनके बारे में, तो ठीक है, फिर आप तैयार हो जाओ कि जो टॉपिक आप देखने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ फिर, चाहे आप स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। लिख लिया था ना, देख लो एक बार। चल अब हम बात कर रहे हैं आपसे, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम एक एक करके आपको समझाएंगे सारे क्वांटम नंबर्स, जिसमें पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या होता है सर, ये क्या बताता है, ये भाई शेल के बारे में बताता है, एन लिखा ही है, एन से क्या होता था, शेल नंबर होता है। इट टेल्स अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अब ये कंट्री के बारे में बता रहा है ना, जो वो इंसान जहाँ रहता है
उसकी कंट्री के बारे में ये बता रहा है। किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। और क्या क्या बता सकते हैं? तुम याद करो वो दिन जब हम रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा करते थे, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या यहाँ से एन की वैल्यू पता नहीं लगती? मतलब एन की वैल्यू से क्या रेडियस पता नहीं लगती थी? हाँ सर, पता तो लगती थी। तो भाई रेडियस क्या होता है? सेंटर से वो डिस्टेंस, यानी कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो भी आपको किससे पता लगेगा? एन की वैल्यू से पता लगेगा। वेलोसिटी याद करो, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, ये मीटर पर सेकंड था और ये क्या था आपका? ये था एंगस्ट्रम में। तो देखो वेलोसिटी भी आप बता सकते हो, मतलब किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फिर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी भी आप बता रहे थे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो भाई साहब केवल शेल पता नहीं लगेगा, अब आप ये भी बता सकते हो इट ऑल्सो टेल्स, है ना। ये और क्या बताता है? इट ऑल्सो टेल्स अबाउट, है ना, अबाउट डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताता है? डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ पे है, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, क्या उसकी एनर्जी है। साथ ही साथ शेल नंबर तो बताता ही बताता है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। और क्या बता सकते हो सर आप यहाँ से? और देखो भाई, आप बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी शेल में कितनी हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल की बात करूं मैं, तो जो शेल नंबर होगा ना उसके स्क्वायर के इक्वल होंगी। किसके इक्वल होंगी? जो शेल नंबर होगा उसके स्क्वायर के। फिर आपको पता ही है, अब मैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आगे मैं प्रूफ भी करूंगा इस बात को। अभी आप ये मान लो कि एक ऑर्बिटल में आप क्या कर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स कितनी है? हमारे पास ऑर्बिटल है सर n स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2n स्क्वायर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फोर्थ शेल कैन अकोमोडेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 का स्क्वायर 16 तो ऑर्बिटल्स होंगी और 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके के भी आप क्वेश्चन देखोगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये तो थ्योरेटिकल है, बट जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ आ गया? किससे डिनोट करते हैं सर? n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो पहले का था। ठीक है सर। और क्या बता सकते हो आप? कितनी ऑर्बिटल्स हैं उस शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर की। इसको आप नोट कर लो। देखो शेल के बारे में पता लग गया, अब सब शेल के बारे में पता लगेंगे, मतलब स्टेट के बारे में। अब बारी किसकी है? अब बारी है उसके स्टेट जानने की। कंट्री तो पता लग गई। ठीक है सर। तो ये क्या बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर? इट tells us about सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। शेल के अंदर भी क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। बोहर्स के मॉडल को मॉडिफाई किया था ना किसने? समरफील्ड ने। उन्होंने कहा था कि सर शेल के अंदर भी सब शेल हैं, है ना। पहला शेल जो होगा वो स्फेरिकल होगा, बाकी क्या होंगे? एलिप्टिकल होंगे। तो ये सब शेल के बारे में हमको बताता है। साथ ही साथ और क्या पता लगता है यहाँ से? इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। और किसके बारे में पता लगता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी आपको पता लगा देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। तो शेप बताओ सर, एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो जो एन की वैल्यू होगी ना, मैं अभी निकालना भी बताऊंगा आपको, जो क्या होगी? एन की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे अगर n की वैल्यू कुछ भी है मान लो, है ना, n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, l की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? देखो n की अगर आपकी वैल्यू 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास 0, है ना। n 0 तो हो ही नहीं सकता। सर आप 0 कैसे लिख रहे हो? भाई कभी भी क्या कोई शेल नंबर 0 हो सकता है? नहीं, कम से कम सर वो पहला शेल तो होगा ही होगा, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी? कम से कम 1 तो होगी सर। ये बात तो सरासर गलत है ना।
इसको तो आप मानेंगे ही नहीं सर हम आपकी बात, ठीक है मत मानो भाई, ठीक। तो ये कहाँ से आ रहा है, देखो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन करो, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0,1। तो ये रिजल्ट आपको मिल कहाँ से रहे हैं सर, हमें रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो l की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ रेंज करती है, वो रेंज करती है 0 टू n-1, है ना। अगर मुझे l की वैल्यू बतानी है तो वो कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, 0 से n-1, ठीक। अगर l की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो आपको जो सबशेल देखने को मिलता है वो सबशेल क्या हो जाएगा सर, वो S सबशेल हो जाएगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सबशेल है ना। L की वैल्यू 2 है तो वो D सबशेल है, L की वैल्यू 3 है तो वो क्या है, F सबशेल है। मतलब L की वैल्यू की हेल्प से आप क्या बता सकते हो, सबशेल के बारे में बता सकते हो। सर आप तो कहते हैं शेप के बारे में भी पता लगेगा, हाँ पता लगेगा शेप के बारे में। उससे पहले ये SPDF आया कहाँ से है, ये बच्चों लाइन्स हैं, है ना। जो लाइंस थी ना आपकी कहाँ पे, स्पेक्ट्रल सीरीज में, वो है ये। तो अगर मैं लाइंस की बात करूं आपसे जो स्पेक्ट्रल सीरीज में ऑब्टेन्ड होती हैं, ठीक है, तो वो क्या थी, लाइंस ऑब्टेन्ड इन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी उसमें अलग अलग लाइंस मिली थी ना, उसमें से कुछ क्या थी, शार्प थी, है ना। उसमें से कुछ लाइन क्या थी, शार्प थी, तो वहीं से वर्ड लिया गया है एस। कुछ लाइंस थी प्रिंसिपल, ठीक, वहीं से क्या वर्ड लिया गया है, पी। कुछ लाइन थी डिफ्यूज्ड, तो वहां से क्या वर्ड आया है, डी आया है। और कुछ लाइंस थी फंडामेंटल, तो वहां से क्या वर्ड आया है, एफ वर्ड आया है। बताओ, इतनी बात क्लियर है, ये SPDF आया कहाँ से है, ठीक है। और अगर सर आप शेप की बात करते हो तो S वाली हमें मिली थी स्फेरिकल, है ना। S सबशेल कैसी मिली थी, स्फेरिकल मिली थी। P डम्बल शेप थी, और अगर मैं D की बात करूं तो ये थी डबल डम्बल। और F ऑर्बिटल की शेप जो है वो क्या है, F ऑर्बिटल की शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये अभी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स की शेप देखने को मिलती है, S ऑर्बिटल की जो स्फेरिकल होती है, P ऑर्बिट मतलब सबशेल की जो डम्बल शेप होता है, D डबल डम्बल, और F क्या है, कॉम्प्लेक्स है। L से पता क्या लगेगा, सबशेल के बारे में पता लगेगा, ठीक है सर। सर मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितनी होंगी किसी सबशेल में, उसका फॉर्मूला बताओ ना। देखो क्या मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, कहाँ पे, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कितनी होंगी, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2l+1। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती हैं, 2l+1 हो सकती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सर हर एक ऑर्बिटल में क्या था, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। वो आपने कहा हम बताएंगे, हाँ तो बताएंगे, लास्ट क्वांटम नंबर में आपको वो भी बता देंगे। तो n से भी पता लगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, वैल्यू था n²। n से भी पता लगा इलेक्ट्रॉन्स का था, वैल्यू थी 2n²। l से भी पता लगा ऑर्बिटल्स का, वैल्यू क्या है, 2l+1। l से भी पता लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। ठीक, इतनी आप इंफॉर्मेशन नोट करो, ये जरूर ध्यान रखना, l की ये वैल्यूज हैं तो सबशेल क्या क्या पॉसिबल है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और कुछ है क्या सर, यहाँ से भाई आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। देखो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, जिसकी फॉर्मूला होता है √L+1 साथ में h/2π। दिख रहा है ना आप लोगों को, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L की वैल्यू से √L+1 h/2π। कहीं कहीं पे बच्चों इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, क्या है ना, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज हैं, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज हैं, पानी दे देना पहले। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों, है ना, तो गला सूख रहा था यार, पानी का इंतजाम करते हैं, बोलने गया था मैं,
देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अगर इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूं, है ना, एक फॉर्मूला तो ये हो गया अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, भाई इसको एच क्रॉस भी लिख देते हैं, किसको, एच अपॉन 2 पाई को क्या लिख देते हैं, एच क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया क्या, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लो आप इसको, ठीक है। चलो फिर तुम भी बॉटल पास में रखा करो भाई, है ना, भेजा में कुछ भेजा फ्राई हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते। चल नोट कर लो, देन हम अगले क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। आ जाओ फिर, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है सर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ml से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में केवल m से भी डिनोट कर रखा है, तो उस बात को दिल पे नहीं लेना है। सर ये बताता क्या है, ये बताता है हमको ऑर्बिटल के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज थी। ऑर्बिट के बारे में कौन बताता था, ऑर्बिट के बारे में बताता था सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल के बारे में, सब शेल के बारे में एजिमुथल क्वांटम नंबर। और अब क्या आ रहा है, ऑर्बिटल, तो इसके बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है सर। कितनी वैल्यूज होंगी इसकी, ठीक, तो जो वैल्यूज ऑफ ml होंगी, है ना, जो इनका नंबर होगा उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी। तो सर ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, बता दो ना हमें। ml की वैल्यू भाई रेंज कर सकती है -L टू +L, ठीक। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझना। देखो n की वैल्यू 1 थी तो l की क्या हो सकती थी, n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू क्या हो सकती थी सर 0 to n-1। तो अगर आप 1 कह रहे हो उसमें मतलब 0 to n-1, 1 - 1 कर रहे हो तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। मतलब 0 से 0 यानी कि 0 पॉसिबल है। ml क्या पॉसिबल है, -0 to 0 यानी कि 0। कितनी वैल्यू आई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या वैल्यू आई, कितनी वैल्यूज आई। तो ml की सर एक वैल्यू आ रही है, देखो ml की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ ना मैं, है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। तो आपको पहले सबशेल में, पहले शेल में s सबशेल मिलेगा और उसकी ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 1, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, 1, और इसको लिखोगे कैसे आप, 1s लिखोगे, ठीक है। 1s एक ऑर्बिटल होती है। फिर सर अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो तुम बताओ ना l की वैल्यू क्या होगी। सर 0 to n-1, 0, और n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब देखो आप ml की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं 0 के करस्पॉन्डिंग बात करूं, है ना, अगर किसके करस्पॉन्डिंग बात करूं 0 के, तो 0 ही आएगा। और l के करस्पॉन्ड 1 के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो -1 0 +1। यहाँ लिखा है ना मैंने -L 2 +L, 2 भी लगाया है ना, क्या लगाया है, 2, मतलब -1 से +1, तो नंबर लाइन में बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा। इसका मतलब क्या है सर, भाई 2 L0 का मतलब s ऑर्बिटल 1 है। इसका मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना। 2p ऑर्बिटल्स कितनी है, 3 है। इस तरीके से एक होती है बच्चों px, एक होती है py, और एक क्या होती है, pz होती है। ये जो ऊपर लिखा है ये उनका क्या लिखा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में जाएगा उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये होगा, ठीक है सर। n की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, तो भाई l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। ml की वैल्यूज अगर आप 0 मान के चलते हो तो 0, 1 को कंसीडर करते हो तो -1 0 +1, और 2 को कंसीडर करते हो तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। जिसमें कि ये क्या बता रहा है, ये 3s है, 1 है, ये 3p है, ये क्या है, 3 है, ठीक है। इनको आप मान सकते हो px, py और pz। अलग अलग ओरिएंटेशन भी पता लगती है यहाँ से, ठीक है। ये किसके बारे में पता लगाता है, ओरिएंटेशन के बारे में भी यहाँ से पता लगता है। फिर ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 3D
जिसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स होंगी, देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 3D ऑर्बिटल्स भी कितनी होंगी, 5 होंगी, जिसमें एक होगी आपकी dxy, है ना, एक क्या होगी आपकी xy हो गई, एक होगी आपकी xy हो गई, उसके बाद एक आएगी आपकी yz, फिर आएगी dz स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगी, फिर आएगी dxz और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक, ये देख लेना आप, ठीक है सर, ये देख लिया हमने। तो यहाँ से ये वाली बात प्रूफ हो गई ना, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml आएंगे उतनी ही क्या होंगी, ऑर्बिटल्स होंगी। तो यहाँ से हमें और क्या पता लगता है, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कहाँ पे उसका प्लेन लाई कर रहा है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें ml की वैल्यू से पता लगता है। बताओ, इतनी बात क्लियर है, नोट करो इसको, ठीक। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की। आ जाओ, इसके बाद किससे बात करनी है, स्पिन क्वांटम नंबर से करते हैं सर बात, इतना तो नोट कर लें, पहले कर लो भाई, छूट तो नहीं रहा है ना, चल कितना भी कोशिश कर लो सर, कुछ तो छूटता ही है ना। बनी का डायलॉग, क्या कहते हैं, बनी का डायलॉग, चलो छूटता है सर, यहाँ कुछ नहीं छूटता, आप सब पढ़ा देते हो। हाँ भाई आ जाओ, मैग्नेटिक के बाद कौन सा आएगा अगला, स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ तो सर ने जगह ही नहीं छोड़ी है, चलो हम यहाँ बता देते हैं आपको, क्या स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे बता देते, ये तो नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों आप, क्या स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये स्पिन, ये जो क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, इसको आप किससे दिखाते हो, ms से दिखाते हो, ठीक है सर। तो ये क्या है फिर भाई, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकता है, कैसे कैसे, एक तो जो है ना, एक कैसे करेगा, तो अब साइड में रख देता हूं मैं, देखो एक न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करता है, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, एक है कि वो अपनी ही जहाँ पे था ना वहीं ऐसे 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 कर रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। तो स्पिन के बारे में ये बताता है, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पिन कर सकता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरीके से स्पिन कर सकता है, कैसे कैसे, अगर ऐसे है ना तो एक तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कैसी स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे हम ms की वैल्यू लेट करके चलते हैं +12। और दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है अपना। दूसरा है सर, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और दूसरा कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए ms की वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए ms की वैल्यू होगी -12। आप इसके लिए -12, इसके लिए +12 भी ले सकते हो, बट लेनी क्या है, हाफ लेनी है और साइन लगा देना है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि n ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, 2, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वांटम नंबर्स खत्म हुए, ठीक। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसको आप नोट करो, रब कर रहा हूं मैं। और पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल विद n = 4। पेज पलटो, लिखवा रखी है मैंने ये बात, और यही बात आपसे पूछी गई थी इस बार जेईई मेंस एग्जाम में, जल्दी बताओ क्या आंसर है। हमें नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता भाई। n = 4 मैंने बताया था, n की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, बताओ, याद आ रहा है, n की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², फिर हम n की वैल्यू से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं 2n², ठीक। तो बताओ क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है सर 4,
और n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो मैं अगर आपसे बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वही तो पूछा है, तो वो क्या होता है 2n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। सर ये तो चुटकियों में हो गया है ना, ये लो। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। अलाउड से मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है, बताओ। कंडीशन ध्यान रखना, किसकी वैल्यू क्या हो सकती है। कंडीशंस देखो क्या क्या वैल्यू हो सकती है एन और एल की। चलो टाइम नहीं दूंगा मैं, खेल खत्म पैसा हजम, चाय पी ली मैंने, अब टाइम नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हें पॉज करके खुद से ट्राई करना पड़ेगा, अगर ईमानदारी से करते हो तो। अब बेईमानी से करते हो तो फिर क्या, अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। देखो कौन सा क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। क्या कभी आपने देखा था कि जो एल की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 होती है। तो जरा सर गौर करो, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की मैक्सिमम जो वैल्यू पॉसिबल है वो 2 है। बट इनको देखो, इनको ये n की वैल्यू 3 कह रहे हैं, l की वैल्यू 3 कह रहे हैं, पगला गए हैं ना। ये वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी सब अलाउड होंगी, चेक कर लेना, 3 है तो 2, 3 है तो 2, 0 भी होगा, है ना। फिर ml माइनस L2 प्लस L होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया हुआ है, तो मैंने कहा मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है जो कि चैप्टर के लास्ट में हम डील कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत कम ऐसा होता है कि टॉपिक इजी भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो, तो ये उनमें से एक है, उसको छोड़ना मत यार, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये स्टेटमेंट वगैरह है ना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ 0 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है सर। दूसरा पढ़ो, द एजिमिथल क्वांटम नंबर l फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यूज एज 0 1 2। नहीं 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 जी नहीं, इसकी जगह होना चाहिए था क्या n-1, ये गलत है, ये सही है। तो स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत हो गया। L की वैल्यू कहाँ हो सकती है, 0 से n-1 तक हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml फॉर अ पर्टिकुलर l हैज 2l + 1 वैल्यूज। याद करो मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था 2l + 1 था। और जितनी ऑर्बिटल्स होती हैं उतनी ही क्या होती हैं, वैल्यू ऑफ ml होती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना, ये सही है। +12 एंड -12 आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। फॉर l = 5 देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। नहीं सर, ऑर्बिटल्स का तो फॉर्मूला ये था ना, तो l की वैल्यू कितनी है 5। अब हो चाहे ना हो, हाइपोथेटिकल केस है, 11 ऑर्बिटल्स आएंगी बच्चों, फॉर्मूले से क्या आएंगी 11 ऑर्बिटल्स। तो ई ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन सा सही है, ए सी और डी। तो मैंने यार ये क्वेश्चन हाथ से मतलब हैंड रिटन दिया था, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन ऐसे होंगे ए, है ना, ए बी ऑल आर करेक्ट, ए बी सी, इस तरीके से। तो ए सी डी वाला आप सही लगाया होगे, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको क्यों होगी, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए भाई, सारा पढ़ा रखा है, उसी पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट सेट। अब ये वाला बता दो यार, ये इसी बार नीट एग्जाम में मणिपुर में कुछ आप जैसे खुरापाती लोग थे, है ना, तो कुछ वहाँ पे राइट्स चल रहे थे, तो पेपर दोबारा लिया गया, और पेपर दोबारा लिया गया तो देखो क्वेश्चन क्या आया है क्वांटम नंबर से। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, सही लग रहा है। ml की वैल्यू भी -3 सही है, ठीक है सर, पहला सही है। इनकरेक्ट पूछा है, n की 5, l की 2। अगर यार l की यहाँ 0 मिसिंग है ना, यहाँ पे क्या मिसिंग है 0, और चेक करते हैं सर, मिसिंग नहीं है वो, इनकरेक्ट ही होगा। ये देखो n की वैल्यू 4, l की 2, ml -2 -1 0 सही है। 5n, l की 3 -3 से लेके 0 भी है +3 भी है। तो इनकरेक्ट पूछा है ना बच्चों, बी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं, मतलब 0 नहीं था। आप खुद देखो ना यार, अगर आप कह रहे हो मुझसे कि सर l की वैल्यू 2 है, मैंने नहीं कहा, आप नहीं कहा, तो
तो फिर उसके बाद आप ml की क्या क्या वैल्यू बताओगे मुझे? हम बताएंगे सर -2, -1, 0, +1 और +2। तो वहाँ 0 कहाँ है वहाँ पे 0, तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बट इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। रिसेंट क्वेश्चन, ताजा ताजा एकदम, आ जाओ। अगला देखो, ये तो हमने जब पेपर का सॉल्यूशन कराया तब भी कराया था, क्योंकि ये जो मणिपुर को छोड़ के और जगह जो 7 मई को, मुझे याद है डेट, जब नीट का पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन हमने कराया था, फिर से कराते हैं। ठीक है, बस भूले ना हो। देखो क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन NM, ठीक है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। कुछ नहीं भाई, ये कह रहे हैं ना वैल्यूज ऑफ m को इन्होंने डिनोट कर दिया है किससे? NM से। और आपको पता है जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? जितनी वैल्यूज आती हैं m की, है ना? ठीक है सर। और फॉर्मूला क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए? 2l+1। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि क्या रिलेशन है इनमें, बताओ। तो NM बराबर 2l+1, NM -1 इक्वल टू 2l। L क्या हो जाएगा यहाँ से? L हो जाएगा सर NM -1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो L क्या हो गया? L हो गया सर NM -1 अपॉन में 2। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसी साल नीट का क्वेश्चन है, कर ही लिया होगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लिस्ट है भाई, क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल की मैच कराना है पिछले साल का नीट का। देखो आ जाओ मेरे डॉक्टर हूँ। देखो N2L1, सर N2L1 होता है P में, मैच कराना है मैच। ये लो, मैच तो बहुत खेले कराया तो नहीं है। देखो N की 3 L की 2, तो L की वैल्यू 2 कहाँ होती है? सर कुछ याद नहीं, याद अभी आएगा, हाथ निकल के आएगा ना यहाँ से तब याद आएगा। तो L की वैल्यू 0, तो और क्या होता है सब शेल S, 1 तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। ठीक, तो यहाँ से क्या मतलब बन रहा है? यहाँ से मतलब बन रहा है सर 3D है कहीं पे। ये लो, ऑप्शन में थे बट ऑप्शन नहीं लिखे है ना। N की 3 L की 2, सेम हो गया यार ये तो। चलो इसको देख लो, N की 2 L की 0, जो बचेगा फिर उससे क्वेश्चन बनाएंगे हम। N की 2 L की 0 यानी कि 2s, तो ये क्या 3s बच रहा है, यानी कि यहाँ पे L को आप क्या कर लो? L को कर लो आप 0, L को कर लो 0। ये लो, तो ये क्या हो जाएगा? फिर आप इससे मैच करा देना इसको। तो इस तरीके से मैचिंग हो जाएगी क्या? जो ऑप्शन इस तरीके का होगा ना, ए का थर्ड, बी का क्या हो जाएगा आपका 3D, है ना? 3D कहाँ था? बी का फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा N3L0 3s, और डी का क्या हो जाएगा बच्चों 2s। तो इस तरीके से आप मैच करा देना। सर मैच कराना है, आप फिर से आंसर लिख रहे हो। ये लो भाई, ये 3s कहाँ पे था? ए का थर्ड है ना, 3s था सेकंड में, 3s कहाँ पे है? सेकंड में है। ठीक, ये कौन सा बचा? ये 2s, 2s कहाँ पे था फिर? 2s था सर फर्स्ट पे, तो ये कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पे आ जाएगा। ऐसे जो भी ऑप्शन होगा उसमें मैच करा देना। अभी तक तो कोई दुविधा नहीं है सर, आराम से हो रहा है काम। ये देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था सर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था √L, L+1 h/2π। और डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? डी ऑर्बिटल के लिए सर L की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। लगाओ यहाँ पे 2+1 h/2π। ये कितना आ रहा है? 3 और 2 6, यानी कि √6h/2π। रूट केवल किस पे है? 6 पे है। तो ये तो कुछ हो नहीं रहा है सॉल्व। होगा भाई होगा। देखो इसको आप क्या कर लो, डी ऑर्बिटल्स के लिए बोला गया है ना, ठीक है, रेशनलाइज कर लो इसको। कैसे करें सर रेशनलाइज? √6 से करो तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 3h/√6π। फिर √6 से करो तो कितना आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा आपका। ये हो रहा है
√6h है ना, √6h अपॉन 2 पाई, ऐसा भी कोई नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शंस में ही घपला है भाई। डी ऑर्बिटल का जो आएगा वो यही आना चाहिए, क्या, √6h अपॉन 2 पाई, या इससे कुछ मिलता जुलता। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस में कोई गलती होगी। ये फॉर्मूला है यार, इसमें क्या ही मतलब है ना, सोचें कि हमारा आंसर गलत हो सकता है, हो ही नहीं सकता। चलो एक आध और क्वेश्चन होगा मतलब इसी तरीके का, तो हम पता लगाएंगे। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मतलब कितने आ सकते हैं। n की वैल्यू 3, ध्यान से करना, बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करेंगे इसको। n की 3, l की 1 यानी कि 3p, उसमें m की -1। p ऑर्बिटल 3 होती है ना बच्चों, एक में -1 होता है ml, एक में 0, एक में +1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं यहाँ पे, L1 का मतलब p है ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर 2 आ सकते हैं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विद L = 3 एंड n = 4। इसका लिखो तो ऑर्बिटल क्या आएगी, n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, यानी कि ये ऑर्बिटल कौन सी है, sp-d-f, ये क्या है, 4f है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना आते हैं सर किससे, L3 पर्टिकुलर बोल दिया ना उन्होंने, तो 2l+1, और इसको पूरे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, तो ये कितना आ रहा है, 6 + 1 7 2 14। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। आपको पता भी है f ऑर्बिटल 7 टाइप्स की होती है, तो हर एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसलिए 14 सही आंसर है। नेक्स्ट जो है अपना देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ भाई कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो परमिसिबल नहीं है, मतलब सही नहीं है। ये तो कर दोगे ना, ऐसे पहले भी किए हमने, पॉज करके करो, देखें क्या आंसर आता है तुम्हारा, फिर यहाँ चेक करना। n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, अरे पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये वाला। क्यों, इसको होल्ड कर लेना, ये देखो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये ना भाई साहब L की वैल्यू तो 2 कह रहे हैं और ml की वैल्यू कह रहे हैं -3। क्या कभी ऐसा होगा इतिहास में कि L की वैल्यू 2 हो तो ml की 3 हो जाए ना सर, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी, बट -3 तो कभी नहीं हो सकती, ये तो सरासर झूठ है सर। तो यही पूछा था कि किसको आप परमिशन नहीं दोगे, तो हमने कहा झूठ है उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड, नॉट परमिसिबल, बट यहाँ ये सही आंसर है। और देखो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम, सबशेल L, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला 2l+1, ब्रैकेट ओपन कर लो, 4l+2, 4l+2 यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका वो सही आंसर है। देखो धड़ल्ले से हो रहे हैं एकदम फटाफट, देखो ये विजिबल है आपको, यहाँ मुझे तो विजिबल है, देखें तो स्क्रीन में आपके दिख रहा है क्या, ब्राइटनेस तो ज़्यादा लग रही है। चलो मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, लिखूँ किस कलर से, वो भी तो दुविधा है। देखो इससे लिखते हैं, देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ ऊपर लिखा है n, यहाँ क्या लिखा है, n लिखा है, स्मॉल n होगा, मैं ही गलत मतलब वहाँ तो गलत प्रिंट है, मैं क्यों लिख रहा हूँ गलत। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, n लिखा है, यहाँ पे स्मॉल n, ठीक, ये लिखा है स्मॉल n, ये स्मॉल l, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल m, और यहाँ पे होना चाहिए ms, कर लो इसको स्मॉल s, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या दिए हैं सर, 0 वो 3, ये वैल्यू पता नहीं, यहाँ मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये है ये चार्ट, n l ml और s, वैल्यूज क्या क्या हैं, 3 0 0 +½ और क्या क्या वैल्यूज हैं, 4
2 1 प्लस हाफ, और क्या क्या वैल्यूज हैं 1 3 -2 माइनस हाफ, और क्या वैल्यू है सर, ये तो यहाँ n की वैल्यू ही नहीं दिख रही है कुछ, है ना, यहाँ तो n की वैल्यू ही गायब कर रखी है। चलो इतने से सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 3 प्लस हाफ। इस फोर्थ ऑप्शन में डी की वैल्यू ना वहाँ विजिबल है ना यहाँ विजिबल है, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है बच्चों। ठीक, चलो पूछा क्या है, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है एक तो, क्यों 1 और 3 कैसे हो सकता है भाई, ये 2 और 3 कैसे हो सकता है, नहीं जी नहीं होगा। ठीक, तो अभी तक जो मुझे लग रहा है इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड टेबल थी, ये थर्ड थी, फोर्थ मिसिंग थी और ये फिफ्थ है। तो थर्ड और फिफ्थ वाला कहाँ पे है, देखो तो थर्ड और फिफ्थ कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ नहीं है, नॉट परमिसिबल। एक तो ये परमिसिबल नहीं है, ठीक है, फिफ्थ वाला, ठीक है, और सेकंड है क्या ये 4 2 1, नहीं ये वाला थर्ड वाला। तो अभी जो ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं इसके हिसाब से कौन सा परमिसिबल नहीं है, थर्ड और फिफ्थ वाला। बाकी ये इनकम्प्लीट था ना, इसलिए इसमें से मैच नहीं हो रहा है आंसर। आप तो कॉन्सेप्ट देखो, वो मैच होना चाहिए बस। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, याद करो ओरिएंटेशन मैंने किसमें बताया था सर, आपने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, px py pz, 3 तरीके की ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप वहाँ आई थी एजीमिथल में, ये देखो, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3 और L की वैल्यू क्या है 3 और L की वैल्यू है 2, यानी कि L की वैल्यू 0 होती है सर S पे, L की वैल्यू 1 होती है P पे, और L की वैल्यू 2 होती है D पे। तो ये कितना आ रहा है 3D आ रहा है, ठीक, और M की वैल्यू +2, तो D के लिए +2 में तो एक ही ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, -2 -1 0 +1 +2, तो +2 तो एक ही ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 2 सही आंसर है। चलो इसको रब करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 एच में नहीं हो सकता सर, क्योंकि एस का जो होता है ना वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है 0 होता है भाई। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो एम एल की भी तो क्या होगी 0 होगी, तो 1 वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। और देखो आप, और एजीमिथल क्वांटम नंबर L = 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो देख लो आपको कराया है, क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2L + 1, कितने आ सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2L + 1। L की वैल्यू 3, 6 + 1 7, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। और देखो जी, the total number of electrons that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1, यानी कि ये बात कर रहे हैं 2p की, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ से निकाल लो यार, इससे ये L की वैल्यू 1 है, इससे निकालो 2L + 1 से, ठीक, 3 और 2 6 आ जाएगा। और देखो आप, the number of subshells associated with n = 4 and m = -2, सब शेल्स कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस है। देखो 4 है ना n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, तो L की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 3। अगर ml की वैल्यू मुझे 2 लानी है -2, तो वो कहाँ से आएगी, एक तो यहाँ से आएगी सर, है ना, और एक यहाँ से आ सकती है। तो आप देखो सब शेल्स कह रहा है ना वो, द नंबर ऑफ सब शेल्स एसोसिएटेड विद n = 4, तो एक तो क्या हो जाएगा 4D और एक क्या हो जाएगा 4F, ठीक है। तो सब शेल्स तो कितने हैं, 2 ही हैं, ऑर्बिटल्स कहते तो ऑर्बिटल्स भी 2 ही आती मेरे हिसाब से, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 4D और 4F 2 सबशेल ऐसी हैं जहाँ पे कि m की वैल्यू क्या आ सकती है -2 आ सकती है। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर 5 और ms प्लस हाफ। भाई अगर मैं कह रहा हूँ फिफ्थ शेल में अगर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2n स्क्वायर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n स्क्वायर आ सकते हैं। n की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 50। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से आधों की स्पिन क्या होगी, 25 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, प्लस हाफ, और 25 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, माइनस हाफ होंगे। तो हमसे प्लस हाफ पूछा है ना, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ। भाई ms वो 5s वाला भी हो सकता है, 5p वाला भी हो सकता है, 5d वाला भी हो सकता है, 5f वाला भी हो सकता है ना। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैंने अभी आपको कन्फिगुरेशन लिखना नहीं बताई है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम रखते हैं होल्ड पे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको रूल्स बताएंगे पहले कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना बताऊंगा। देन हम बात करेंगे नोड्स की, नोडल प्लेन की, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाएंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। और फिर हम इस चैप्टर को यानी कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के अध्याय को समाप्त करेंगे, ताकि हम अपने नेक्स्ट अध्याय को शुरू कर सकें, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।